देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। बंगाल विजय के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। पहले चरण की वोटिंग से 12 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र आज जारी किया। घुसपैठियों को लेकर बीजेपी पहले ही अपना संकल्प दोहरा चुकी है, लेकिन आज जो संकल्प लिया गया है उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने इस बार भी महिलाओं के लिए कई सारे चुनावी वादे किए। पहला वादा तो यह कि हर महीने 3,000 रुपए देने का संकल्प है। साथ ही महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण का वादा है। पश्चिम बंगाल में सरकार बनने पर महिलाओं को फ्री बस सर्विस सुविधा देने का भी वादा किया गया। इतना ही नहीं, युवाओं को भी 3,000 रुपए प्रति महीने देने का वादा है। अमित शाह ने कहा कि सरकार बनने पर 45 दिनों के अंदर अंदर पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। सबसे पहले हमारी सरकार घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ेगी। पूरी जनता कलकत्ता तक बंगाल की जनता के मन में एक भय है कि अगर ये घुसपैठ इसी तरह से चलती रही तो पश्चिम बंगाल का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं रहेगा। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन कर एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे और बंगाल और देश को सुरक्षित करेंगे। ममता बनर्जी ने 20 मार्च को अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। ममता बनर्जी ने इस घोषणा पत्र को 10 प्रतिज्ञा नाम दिया था। इससे अगर बीजेपी के भरोसे वाले संकल्प पत्र की तुलना करें तो ममता बनर्जी ने महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का वादा किया, तो बीजेपी ने 3,000 रुपए प्रति महीने की आर्थिक मदद देने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा ममता बनर्जी बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान कर चुके हैं, जिसे अमित शाह ने बीजेपी के मैनिफेस्टो में बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया। टीएमसी पुजारियों को भी हर महीने 2,000 रुपए महीना देगी, तो बीजेपी ने यही रकम 3,000 रुपए की है। ममता बनर्जी मुआजिनों को 2,000 रुपए हर महीना आर्थिक मदद देगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। जरा बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको लिए चलती हूं और एक एक वादा मैं आपके सामने रख देती हूं। इसे समझने में आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। महिलाओं को चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो अपने तरफ करने के लिए भत्ता दे रही है। अब भत्ता कितना है? जहां पर पहले 1,500 का वादा 1,500 का वादा टीएमसी कर रही थी, तो बीजेपी ने उसे 3,000 किया और टीएमसी भी वो 1.5 से बढ़ाकर 2 कर चुकी है। और कुछ ऐसा ही वादा कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, वो भी 2,000 रुपए या 2,500 रुपए देने का वादा कर रही है। बेरोजगारी भत्ता जहां टीएमसी 1,500 दे रही है तो बीजेपी 3,000। पुजारी को प्रति माह 3,000 रुपए, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस तरीके के ऐलान पहले कर चुकी है। तो सबसे पहले बात तो मैनिफेस्टो की हो गई। अब इस मैनिफेस्टो का कितना असर होने जा रहा है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता क्या ममता बनर्जी के प्रण पर विश्वास करती है या बीजेपी के संकल्प पर विश्वास करती है, कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जरा चर्चा शुरू कर देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सेफोलॉजिस्ट अमिताभ तिवारी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय हमारे साथ हैं। हमारे सहयोगी और इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हैं और हमारे सहयोगी संवाददाता ओंकार सरकार भी इस वक्त पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैनिफेस्टो तो आ चुका है। पहले तो देवेंद्र ये बताएं कि बस रकम का फर्क है, वादा एक सरीका है। बिल्कुल, इसमें कोशिश ये की है बीजेपी ने कि बंगाल में इस बार के चुनाव को पूरी तरह से बंगाल का चाहे गवर्नेंस का मसला हो, चाहे जो बंगाल के रियल इशू जैसे घुसपैठ जैसी समस्या हो, या फिर बंगाल को कैसे आपको आगे बढ़ाना है, कैसे रिक्त पदों की भर्ती करनी है, किस प्रकार से 7वें वेतनमान लागू करना है, सरकारी कर्मचारियों के लिए वंदे मातरम के लिए एक संग्रहालय बनाए, यानी कल्चरल इशूज़ को भी उठाए। तो उन सारे बिंदुओं के इर्द गिर्द ही बीजेपी इस चुनाव को रखने की पूरी कोशिश कर रही है और अब तक वो एक तरह से कहें कि रखने में सफल भी
रही है। पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो वो बंगाली वर्सेस बाहरी ये नैरेटिव सबसे ज़्यादा हो गया था। इस बार बीजेपी ने पूरी तरह से उसको न्यूट्रलाइज किया। दूसरी चीज़ कि ममता बनर्जी पे कोई पर्सनल अटैक नहीं, यानी कि संकल्प पत्र लाकर बीजेपी ये चाह रही है कि इसी के इर्द गिर्द पूरे चुनाव को घुमाया जाए, और अभी तक ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उस काम को करने में सफल रही है। आज भी देखें तो जब मैनिफेस्टो को जारी किया गया तो भय, यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार पर जो आरोप लगाती है बीजेपी, बार बार उस नैरेटिव को लेकर आया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि ममता की सरकार भय फैलाती है और हम लोग गवर्नेंस देंगे और उस भय को खत्म करेंगे। जी मीनाक्षी जी, अच्छा, एक और विषय जो आज गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया, उन्होंने घुसपैठ का, अवैध कब्जे का, बॉर्डर फेंसिंग का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, इसका उन्होंने जिक्र किया। जरा एलईडी स्क्रीन पर इस विषय को भी आप लेकर आ जाएं तो जल्दी से जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के संकल्प पत्र में जो बातें हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। पहली बात तो ये जो गृह मंत्री अमित शाह ने कही कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति पश्चिम बंगाल में लागू की जाएगी, यानी कि जो भारत का नहीं, जो बंगाली नहीं, उसे डिटेक्ट किया जाएगा और उन्हें डिलीट किया जाएगा और डिपोर्ट भी किया जाएगा। अब आगे बात रोजगार की, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी 45 दिनों के अंदर 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को भी 3000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ता भी होगा। पुराने चाय बागानों का पुनर्जीवन, दार्जिलिंग चाय को एक बार फिर से नया रूप देने की बात होगी। सिंगूर में इंडस्ट्रियल हब तैयार किया जाएगा। ये तमाम वादे जो हैं वो बीजेपी की ओर से किए गए हैं, लेकिन ये जो डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, इसके बीच में आज एफआईआर की जो फाइनल लिस्ट है वो भी आ चुकी है। अनंत जी, ये जो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की बात है, जो सबसे बड़ा हंगामा मचा हुआ था कि भाई जितनी मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा नाम काटे गए हैं, तो जोड़े भी तो गए हैं। जिन्हें जोड़ना चाहिए उसे जोड़ा गया, जिसे डिलीट किया जाना चाहिए था उसे डिलीट किया गया। ममता बनर्जी की चिंता कहाँ है? देखिए, ये तो एक राजनीतिक चिंता है मीनाक्षी। मुझे लगता है कि राजनीति उनको चिंता करने के लिए प्रेरित कर रही है। एसआईआर के प्रोसेस पे हिंदू और मुसलमान दोनों के वोट काटे गए हैं, और हिंदुओं की संख्या, चाहे वो मतुआ हो या दूसरे समुदाय के लोग हों, अभी इसका ब्रेकअप नहीं आया है हमारे सामने, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से दोनों समुदाय के लोगों के वोट काटे गए हैं। चिंता उनको इस बार दूसरी हो रही है। चिंता इस बार ये हो रही है कि मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल वहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या भारतीय जनता पार्टी बनाने का प्रयास कर रही है कि ममता बनर्जी मुसलमानों को बहुत पैम्पर करती है, उनको बहुत ज्यादा सहूलियतें देती हैं। ये एक जो माहौल बना है, ये ममता बनर्जी की चिंता का कारण है, और उसी चिंता के कारण को और थोड़ा डीप करने के लिए अमित शाह ने आज जो भरोसा पत्र जारी किया है बंगाल में, जिस मैनिफेस्टो को भरोसा पत्र कहा है उन लोगों ने, तो उस भरोसा पत्र में भी देखिए तो आप एक तरह से उनकी चिंता ध्वनित हो रही है, क्योंकि 6 महीने के अंदर यूसीसी ले आना, आप जो कह रही हैं डिलीट, डिपोर्ट, डिटेक्ट, डिपोर्ट, डिलीट, ये कहना, या पश्चिम बंगाल की सीमा को सख्ती के साथ सील करना, ये घुसपैठियों को बाहर करना, ये सारी बातें उसी और वोटर्स को इशारा करती हुई प्रतीत होती है जो उनके चुनावी घोषणा पत्र में है। ममता बनर्जी ने बजट में महिलाओं के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन एक काम वो से छूट गया था। उन्होंने छठे वेतन आयोग को बढ़ाने का, कोई छठे वेतनमान की सिफारिश पर ही बंगाल अभी चल रहा है, वहां 7th पे कमीशन लागू नहीं है, जबकि केंद्र सरकार 8th पे कमीशन का गठन कर चुकी है और कुछ दिनों में उसकी रिपोर्ट आने वाली है। आज इस घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि जो बकाया डीए होगा उसका भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अलावा हर माता के खाते में 3000 रुपए, जैसा आप बता भी रही थी, वो दिया जाएगा। पुजारियों और ग्रंथियों के लिए भी घोषणा की गई है। तो ये सारी चीजें ममता बनर्जी की उसी चिंता को ध्यान में रखकर केंद्रित करके बनाया गया मीनाक्षी जी, और मुझे लगता है कि यही ममता बनर्जी की चिंता का कारण है। एसआईआर वगैरह, देखिए एसआईआर अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, एसआईआर अब नेपथ्य में चला जाएगा, क्योंकि एसआईआर बंगाल में कभी मुद्दा था ही नहीं। चुनाव इस बार भय के वातावरण और मुसलमानों के पैम्पर करने की जो चिंता भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है, उसके आधार पर होने वाला है। आप जब बात कह रहे हैं अनंत जी, आप भी मुस्कुरा कर ही हालांकि अपनी सारी बात कहते हैं, लेकिन उधर से राशिद जी भी मुस्कुरा रहे हैं। राशिद जी, आप भी अपनी मन की बात रख दें, क्योंकि अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ऐसी पॉलिटिक्स कहती हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकालना हो या बॉर्डर पर फेंसिंग करना हो, पश्चिम बंगाल की सरकार तो सेना को भी जमीन नहीं देती, इसलिए इस भय के वातावरण को खत्म करना है और भरोसे के वातावरण में पश्चिम बंगाल की जनता को लेकर आना है।
धन्यवाद मीनाक्षी जी। देखिए, मैं और आनंद जी जो है, हम दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र भी हैं, और मैं उनकी बात को उसके साथ में उनके एग्रीमेंट में वो मुस्कुरा रहा था। देखिए मीनाक्षी जी, उन्होंने कहा कि इसको भरोसा पत्र कहा गया है। कुछ लोग उसको इंग्लिश में जो मैनिफेस्टो है उसको मनीफेस्टो भी कहते हैं, कि मतलब पैसे मनीफेस्टो। की बड़ी, हाँ, पैसे का बड़ा फोकस होता है। और ये मैनिफेस्टो इतने सारे चुनावों के में उसकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रहती। कमोबेश देखिए एक ही तरह की लोग वादे करते हैं। जो गंभीर मुद्दा है घुसपैठियों का, वो देखिए, हम जानते हैं, आनंद जी जानते हैं, अमिताभ जानते हैं, आप जानती हैं, वो केंद्र में उसका कोई राज्य के ऊपर कोई पावर नहीं होती कि राज्य जो है किसी को अगर कोई घुसपैठिया हो, राज्य उसको अपने कानून के दायरे में रोक सके, ऐसा संभव नहीं है। तो केंद्र सरकार के पास में पर्याप्त और पूरा उसके पास में एक 12 साल में अगर घुसपैठियों को नहीं निकाल पाए तो आज उसकी जरूरत क्या पेश आती है, और क्यों नहीं निकाल पाए, इसका भी एक लेखा जी। जोखा होना चाहिए। और ये बात बार बार जो बंगाल के चुनाव में आती है, देखिए, जो बॉर्डर का से कोई आया या नहीं गया, ये केंद्र की गृह मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय की और तमाम मंत्रालयों की, उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स का भी रोल होता है, इन तमाम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज का ये काम है। और हर जगह पर एफआरओ होता है, तमाम तरह की उसकी कानूनी प्रावधान है। तो ये कहना, ये एक राजनीतिक रूप से तो मीनाक्षी बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें अकाउंटेबिलिटी का सवाल आता है कि अगर घुसपैठिए बढ़े हैं तो क्यों, अगर नहीं बढ़े हैं या जो थे वो जी। क्यों नहीं गए, इस सारी चीजों का जवाब जो है केंद्र सरकार को देना है, राज्य सरकार को नहीं। अब हम इस चर्चा को थोड़ा उस एंगल पर ले आते हैं, क्योंकि चुनाव से 12 दिन पहले जिस तरीके का स्टिंग ऑपरेशन पश्चिम बंगाल में सामने आया है, उसने खास तौर पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में इस चुनाव को एकदम से बदल दिया है। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर को लेकर इतना सियासी संग्राम है, और उसकी वजह टीएमसी के द्वारा जारी किया गया हुमायूं कबीर का स्टिंग ऑपरेशन वीडियो है। बीजेपी और हुमायूं कबीर के बीच 1000 करोड़ के डील का दावा किया। किसने? टीएमसी ने। उन्होंने कहा कि ये वीडियो ऑथेंटिक है। अब अमित शाह ने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि वो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कह दिया कि बाबरी बनाने वालों के साथ बैठने से अच्छा तो यह है कि वो विपक्ष में बैठे। आप जल्दी से ये बयान सुने। भाई, आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। देवेंद्र, पहले तो आप इस पर बताएं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में किस तरीके से फाइट करने जा रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी जितने वरिष्ठ पत्रकारों से मैं चर्चा कर रही थी वो यही कह रहे थे कि ममता बनर्जी जिस तरीके से पॉलिटिक्स करती हैं, जैसी उनकी रणनीति है, उसमें अच्छे फंस जाते हैं। हुमायूं कबीर उनके प्यादे हैं या नहीं है? बीजेपी कैसे कमबैक करने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी एक बहुत सफल राजनेता हैं और अपने इर्द गिर्द ही किसी चुनाव को बुनना उनको आता है। लेकिन पहले के उनके चुनाव को देखें और इस बार के चुनाव को देखें तो वो आपको एक कड़ी मिसिंग नज़र आएगी कि ममता बनर्जी जिस तरह की पहले के चुनाव में नैरेटिव गढ़ लेती थी, अभी तक शायद वो गढ़ने में सफल नहीं हुई है। पहली चीज़ ये है कि वो बहुत आसानी से बंगाली वर्सेस बाहरी का नैरेटिव गढ़ लेती थी, अब तक वो सफलता हासिल नहीं हुई है। दूसरी चीज़ ये कि व्यक्तिगत हमले मेरे ऊपर हो रहा है, वो विक्टिम कार्ड खेलना। पिछली बार आपको याद होगा कि एक चोट उनको लगी थी और चोट को लेकर किस प्रकार से राजनीति भी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें इस बार के चुनाव में मिसिंग है और बीजेपी भली भांति ये जान रही है कि ममता बनर्जी क्या क्या कर सकती हैं और उस लिहाज से सतर्कता इधर से बढ़ती जा रही है। उनके पॉपुलिस्ट स्कीम के जवाब में इधर का पॉपुलिस्ट स्कीम। दूसरी चीज़ कि उनके पास माइनॉरिटी वोट बैंक का एक बड़ा बेस है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बीजेपी उसके काउंटर ये कर रही है कि मुस्लिम अपीसमेंट करती हैं और बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई उसको लेके बंगाल में वो सारी चीज़ें कही जाती हैं कि घुसपैठी अगर इसी तरह से आते रहे तो यहाँ भी वैसी सारी समस्या होंगी। तो इन सारी चीज़ों को काउंटर किया जाए। रह गई बात हुमायूं कबीर की, तो क्योंकि अक्रॉस बंगाल उनका असर नहीं है और मुर्शिदाबाद ज़िले तक ही सीमित हैं, तो उस ज़िले में ज़रूर कुछ विधानसभा सीटों पर उनका असर रहेगा। अन्यथा बंगाल की राजनीति के हिसाब से हुमायूं कबीर कोई फैक्टर नहीं हो सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि सुर्खियां बटोर लेते हैं क्योंकि लाइन उन्होंने ऐसी चुन रखी है। वो अब थोड़े बहुत जो फैक्टर थे भी, अब क्या वो रह गए हैं या नहीं? अमिताभ जी, थोड़ा सा आपको इंतजार और करना पड़ेगा। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी ने हुमायूं कबीर से बात की और हुमायूं कबीर ने कहा कि ये तो फेक वीडियो है,
ममता बनर्जी उनसे डरी हुई हैं, इसलिए साजिश रच रही हैं। जल्दी से एक बयान ये भी आप सुने। मैं किसी को कोई साजिश को मैं गुरुत्व नहीं दूंगी, किसी साजिश को मैं नहीं डरूंगी। मैं अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा करके आपको उम्मीद कर रहा है मेरा शानदार रिजल्ट आएगी। मैं पश्चिम बंगाल का कुर्सी में डायरेक्ट बैठेगी, नहीं तो मेरा रिमोट कंट्रोल मेरा हाथ में ही रहेगी, ये आपको बोल रहा हूं। ममता बनर्जी सजेस्ट करके मेरे को ऊपर डर गया, जहाँ जहाँ जा रहा है वो मेरा नाम लेके बात कर रहा है, तो मैं उनको जवाब आम आदमी देगा। मैं बोल रहा है ममता बनर्जी कभी 2026 में इलेक्शन के ऊपर सत्ता में नहीं आएगी। वो जो वीडियो में लिखा हुआ है 19 दिसंबर का बात, मेरा फ्लैट है बहरमपुर में, उनके बैठे बात कर रहे, मैं कभी वो फ्लैट में रात्रिवास नहीं किया। एक यूट्यूबर चैनल उसी दिन ओपन हुआ और वो फर्स्ट एक वीडियो मेरे के लिए खास के लिए किया। इतना सारे आपको पत्रकार है, इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, कोई नहीं, कोई पता नहीं मिला। ये खास कर इनका जवाब मैं हाईकोर्ट में आज ही जाके शाम हाईकोर्ट में इनको खिलाफ मैं केस डालूंगी। अल्लाह के ऊपर भरोसा करके ममता बनर्जी को भी हराएगी और जो सांप्रदायिक बीजेपी है उनको भी पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं आने देना। ओंकार, आपने तो बात भी की हुमायूं कबीर से, क्या हुमायूं कबीर की पॉलिटिक्स खराब हो गई? उनकी क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। देखिए, हुमायूं कबीर अभी भी वो अपने जिले यानी कि मुर्शिदाबाद और उसके साथ साथ मुस्लिम बाहुल जो इलाका है यानी कि मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, इसमें वो कॉन्सुलेट करना चाहते हैं। और उनका जो कहना है कि मुसलमान समुदाय के पास और भी ज़्यादा वो पहुँचेंगे। पहुँचते हुए ये जो वीडियो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया, ये वीडियो एक फेक है, एक AI है, यही वो मुसलमान समुदाय के पास लेकर जाएंगे और मुसलमान समुदाय को समझाएंगे कि उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है मुसलमानों को। मुसलमान का जो वोट उनके पास है, जो इकट्ठा एक वोट है, वो वोट काटने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के पास एक बड़ी मुसलमान वोट है। तो ये जो वोट काटने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा ही वो मुसलमान समुदाय के पास पहुंचेंगे। लेकिन पहला सवाल तो यही है कि अगर ये वाकई में वो दावा कर रहे हैं कि AI जनरेटेड वीडियो है, तो फिर TMC के ऊपर वो केस क्यों नहीं कर देते, या वो कोई सबूत क्यों नहीं लेकर आते कि ये AI जनरेटेड वीडियो है या नहीं है? लेकिन उससे बड़ा सवाल तो अमिताभ जी ये है कि जो पॉलिटिक्स वो मुसलमानों की कर रहे थे, उस पर तो बहुत बड़ा डेंट लग गया। और TMC जो 2006 से लेकर 2024 तक लगातार मुसलमानों का वोट एक मुश्त पाती चली गई हैं, यहां पर तो उनका कंसोलिडेशन और मजबूत हो गया। जो भी चैलेंज था, क्या वो सिमट नहीं गया? देखिए, क्लियरली जो मुस्लिम वोट है, महिला वोट के साथ साथ बहुत स्ट्रांग पॉइंट है TMC का। और जब तक कोई पार्टी या तो उस मुस्लिम वोट बैंक में सेंध ना मार दे या उस मुस्लिम वोट का डिवीजन ना हो, तब तक उनको हराना आसान, क्योंकि बीजेपी तो सेंध मार नहीं सकती उस वोट में, क्योंकि उसको वोट नहीं मिल सकता लार्जली बिकॉज ऑफ जो भी माहौल है वहां पर। तो एक आशा ऐसी थी कि शायद हुमायूं कर सके, लेकिन जैसा देवेंद्र भाई भी कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर कोई मुस्लिम समाज के बड़े लीडर नहीं हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी कोई बहुत ओवैसी जो नेशनल लेवल पे मुस्लिम समाज के लीडर हैं उनके टक्कर के लीडर नहीं हैं। तो पहले भी अगर कोई उम्मीद कर रहा था कि हुमायूं कबीर 15, 20, 25 सीट लेकर के आ जाएंगे या बहुत बड़ा डेंट करेंगे, वो नहीं करने वाले थे। लेकिन थोड़ा मोड़ा जो भी वो डेंट कर सकते थे कुछ सीटों पर, खास करके मालदा मुर्शिदाबाद जोन में, हो सकता है कि इस इंसिडेंट के बाद उसकी भी जो चांसेस हैं कम हो जाए, क्योंकि AIMIM जिसने अलायंस किया था उनके साथ, उसने भी अपना हाथ जो है वो उनसे खींच लिया है। ओवैसी के अलायंस से इस हुमायूं कबीर को एक क्रेडिबिलिटी मिलती थी, वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। मैं दर्शकों के सामने मुस्लिम बहुल जिले की 2021 के विधानसभा चुनाव का जो रिपोर्ट कार्ड रहा है वो एक बार रख देती हूँ। आप देखिए, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम और दक्षिण 24 परगना,
इसके अंतर्गत आने वाली जो सीटों की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले मुर्शिदाबाद की बात करें तो 66.3% मुस्लिम आबादी है, जो कि इसके अंतर्गत आने वाली 22 विधानसभा क्षेत्रों में डिसाइडिंग फैक्टर है। पिछले चुनाव में 20 सीटें टीएमसी ने जीती थी और 2 सीट बीजेपी जीत पाने में कामयाब रही थी। मालदा की बात करें तो 51.3% से ज्यादा मुस्लिम आबादी और यहां पर 8 सीटें टीएमसी ने जीती थी 12 में से, और 4 जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी। तकरीबन 50% मुस्लिम आबादी उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों पर, जहां पर टीएमसी 7 सीट जीत पाने में कामयाब रहती है और बीजेपी 2। तो इतना तो समझ में आ रहा है ये वो इलाके हैं, ये वो क्षेत्र हैं अनंत जी, जहां पर बीजेपी को वैसे भी होप कम है। लेकिन यहां पर ये स्टिंग ऑपरेशन आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी एक कमजोर कड़ी, हुमायूं कबीर एक कमजोर कड़ी साबित होने के बाद क्या मुस्लिम वोट में कोई बिखराव होगा भी? क्या बीजेपी के लिए यहां पर 2-4-2-1 यानी कि इस समीकरण के आगे भी कोई बेहतर समीकरण बनता है या नहीं? मीनाक्षी जी देखिए, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि पहले भी मुस्लिम वोटों में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं होने जा रहा था। इस चुनाव में मुसलमान वोटर एक मुश्त ममता बनर्जी को पढ़ना था। ये एक तरह का प्रयास किया जा रहा था कि इससे कुछ भ्रम फैले और कुछ वोट छिटके, क्योंकि आप देखिए पिछली बार भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बंगाल का चुनाव लड़ा था और उनको 10-10 हजार वोट मिले थे। और ये जो भाई साहब हैं हुमायूं कबीर की भी कोई ऐसी अपने क्षेत्र से बाहर इस तरह के कागजी शेर हैं ये, और इन्होंने बाबरी मस्जिद का एक शिगुफा छोड़कर मुसलमानों के बीच में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इनका प्रभाव मुसलमानों के बीच है ऐसा मुझे लगता नहीं था। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि एक प्रयास है भ्रमित करने का, लेकिन मुस्लिम वोट्स 30% के करीब जो बंगाल में है वो सॉलिडली दे ऑल आर बिहाइंड ममता बनर्जी। और बीजेपी की जो परेशानी है बंगाल में वो इसी को लेके कि ममता बनर्जी जो चुनाव लड़ती हैं वो एक इतने बड़े वोटर के साथ उनको चुनाव में उतरती है जो उनको एज देता है, और जो दोनों पार्टियों के बीच में वोटर डिफरेंस दिखता भी है। लेकिन पिछले चुनाव में जैसे मथुआ समुदाय के लोगों ने बहुत भारी संख्या में, SC ST के लोगों ने भारी संख्या में बीजेपी को मतदान किया था, अगर उन इलाकों में देखें तो इन इलाकों में चाहे वो मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, उत्तर दिनाजपुर हो, मेदिनीपुर हो, ये सारे इलाके जो मुस्लिम बहुल हैं, उन इलाकों में अगर हम देखते हैं तो आज भी इसका कोई असर नहीं है। कल जो तथाकथित स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, और उसमें स्टिंग ऑपरेशन की विश्वसनीयता पर मुझे इसलिए भी शक होता है ना कि एक विधायक जो अपनी पार्टी खड़ी कर रहा है वो ये दावा कर रहा है कि 1000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। मतलब 1000 करोड़ की कोई वक़्त है भी कि नहीं है? 100 रुपए का नोट थोड़ी है कि 1000 करोड़ दे देगा कोई किसी को। हाँ, दिया जा सकता है, होता होगा ऐसी डील, मुझे नहीं, लेकिन वो डील तो हैसियत देख के होती है ना मीनाक्षी जी। अगर आपकी हैसियत 1000 करोड़ की होती तब ऐसी बातें कहती। तो मुझे तो ये स्टिंग ऑपरेशन में उनका बड़बोलापन दिखाई दे रहा है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है अनंत जी कि बंगाली भाषी जो है वो हिंदी में क्यों बात कर रहा है? वही मुझे बहुत सारे उसमें झोल हैं, और इन झोल का लेकिन ऐसा माहौल बन गया था और ये लग रहा था कि शायद हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी पर इसलिए दांव लोग लगाने लग गए थे, और जो विशेषज्ञ गलती कर रहे थे उनको समझने में, क्योंकि बिहार के चुनाव में सीमांचल क्षेत्र में उन्होंने 6 उम्मीदवार खड़े करके 5 जितवा लिए थे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ जो मुसलमान हैं जो इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में जा सकते हैं। लेकिन बंगाल की जो डेमोग्राफी है या बंगाल की जो पॉलिटिक्स है वहां मुसलमानों के लिए ममता बनर्जी से बढ़िया विकल्प अभी कोई है नहीं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिवली अपना एजेंडा पुश कर रही है, उसने भी मुसलमानों को कंसोलिडेट किया है। अब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद हिंदुओं पर है कि हिंदू क्या उसी प्रकार से कंसोलिडेट होके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं या नहीं करते हैं, जिस प्रकार से मुस्लिम कंसोलिडेट होके ममता के पक्ष में कर रही है। अगर हिंदू कंसोलिडेट हो जाते हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत समझते हैं कि मुस्लिम क्यों कंसोलिडेट होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि रशीद जी, ये मुसलमान क्यों कंसोलिडेट हो रहा है ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हिंदुओं का वो कंसोलिडेशन बंगाल में क्यों नहीं हो पाता है? या बीजेपी उस कंसोलिडेशन के लिए ऐसे कौन से कदम उठा रही है कि वो हो पाए?
जी मीनाक्षी, आपने बड़ा गूढ़ प्रश्न किया है, उसका मैं एकदम ऐसे जवाब अगर दे सकता तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता। देखिए, दो बातें समझनी चाहिए। एक तो मीनाक्षी, कल मैंने आपसे कहा था कि कागज के फूल से खुशबू नहीं आती। मैंने फिल्म का गाना भी बताया था कि आप रूप ला सकते हैं, रंग ला सकते हैं, लेकिन खुशबू नहीं ला सकते। तो ये कागज के फूल थे ये जितना भी, और आज देखिए एमआईएम ने भी उनसे अपना नाता तोड़ लिया। इसका मतलब कि वो विश्वसनीय है या नहीं है, उससे उसका जवाब मिल जाता है। जहां तक देखिए बात आती है, समुदाय जो वोट देते हैं, बड़ा विषम स्थिति होती है। इसको हम हिंदू मुसलमान और राजनीति से न जोड़ें तो बेहतर है। बात दरअसल देखिए, बंगाल में जो हिंदू पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो दो तरीके के, एक है जो बाहरी लोग हैं जो यूपी बिहार से आए हैं कामकाज के लिए, बहुत से वहां उनकी है, और कुछ जो बंगाली भाषा बोलने वाले हिंदू हैं, और उसमें ममता बनर्जी को 50% या उससे ज्यादा मत मिलते आ रहे हैं, और यही उनकी ताकत है। अगर आप ये देखें, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में, या तेजस्वी यादव बिहार में, या कांग्रेस पार्टी को विभिन्न राज्यों में देखें, कांग्रेस पार्टी जो है 50% बहुसंख्यकों का मत पाने में नाकामयाब रहती है, और इसी ये उसकी हार का कारण है। और ममता की जीत और ममता का आत्मविश्वास, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बंगाली हिंदू मतदाताओं का 50% से ज्यादा उनको वोट मिलता है, और यही उनकी ताकत है, और यही भाजपा की चुनौती है। ये अमिताभ जी, क्या अभी भी कोई संभावना है कि मुस्लिम वोटों में बिखराव होगा? क्योंकि एक चर्चा ये भी चल रही थी कि अब 5 प्लेयर्स हैं। पहली नंबर पर तो टीएमसी है, कांग्रेस पार्टी है, आईएसएफ है, एआईएमआईएम ने गठबंधन से जरूर बाहर उन्होंने किनारा कर लिया है, लेकिन उनके उम्मीदवार तो अभी भी इस चुनाव में है मैदान में। क्या इनमें कुछ बिखराव, कुछ वोटों का हो सकता है? देखिए, मुस्लिम समाज में एक रिप्रेजेंटेशन का बड़ा इशू है। अगर आप युवाओं में खास करके जाएंगे तो सेकुलर, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज है, कैसे वो मुस्लिम समाज का वोट लेते हैं लेकिन मुस्लिम टिकट नहीं देते, ये एक बड़ा इशू है। अगर आप ममता बनर्जी की भी पॉलिटिक्स देखेंगे तो हम लोग आज बता नहीं पाएंगे कि टीएमसी का सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर कौन है। और आबादी के अनुपात से मुझे जहां तक ध्यान है, ममता बनर्जी की पार्टी लगभग 50 या 55 सीटें ही मुस्लिम समाज को देती है। तो एक अंडर करंट है खास करके युवाओं में। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट पार्टी या आईएसएफ या एआईएमआईएम अगर चुनाव वहां लड़ती है तो क्या इस अंडर करंट को टैप कर सकती है, या जो एक लार्जर नैरेटिव है कि मुस्लिम समाज उस पार्टी को वोट करेगा जो बीजेपी को हरा सकता है? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी घुसपैठ, पोलराइजेशन की बात है, इलीगल इमिग्रेशन, एसआईआर में मुस्लिम समाज के नाम ज्यादा कटे हैं कुछ जिलों में, ऐसी भी चर्चा है। तो इस परिवेश में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा डिवीजन होगा। हाँ, कुछ सीटों पर जैसे अधीर रंजन चौधरी हैं, मोहम्मद सलीम अगर लड़ते हैं, मौसम नूर है, मालदा मुर्शिदाबाद, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स मौसम नूर हैं जो है जीत सकते हैं। जैसे आपने कहा या राशिद भाई ने कहा कि 48% वोट शेयर है टीएमसी का, उसमें से 24% मुस्लिम समाज से है और 24% हिंदू समाज का भी वोट उनको मिल रहा है। जब तक ये 24% वोट सिकुड़ता नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज का वोट सिकुड़ने के चांसेस कम हैं, तब तक बीजेपी वहां पर जो है अपनी पैठ बनाने में उसको दिक्कत का सामना कर सकती है। एक छोटा सा सवाल देवेंद्र आपसे भी, असदुद्दीन ओवैसी खुद भी बड़े मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, वो कैसे फंस गए ट्रैप में, या वो कैसे गच्चा खा गए? और नहीं, मीनाक्षी की जगह हम इस तरह की बात करें तो हम ये मान लेंगे कि हाँ, क्या वो स्टिंग ऑपरेशन सही है, क्योंकि इलेक्शन में आप समझ रही हैं कि और जैसी जैसी चीज़ें आ रही हैं, और इस बार के इलेक्शन को आप देखें, असम के इलेक्शन को ही आपने देखा होगा, ये कैसे कैसे फेक वीडियो आ रहे थे या पूरे इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए, उसमें न्यूज़ चैनल की क्लिप तक का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उस लिहाज से समझा जा सकता है कि वो स्टिंग ऑपरेशन के बारे में जब तक वो कंफर्मेशन के साथ ना हो कि सही है या नहीं, तो फिर उसको बेस पॉइंट या रेफरेंस बना के कोई सवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन ओवैसी के हिसाब से अगर बात करें तो उनकी एक कोशिश रहती है कि वो देश में हर उस हिस्से में जहां पर मुस्लिम प्रेजेंस है वहां पर जाकर वो अपनी पार्टी को स्प्रेड करें। और इस बार उनको बंगाल में ऐसा लगा कि हुमायूं कबीर, जो कि बाबरी मस्जिद वाली लाइन लेकर एक सुर्खियां बटोर रहे थे, तो उनके साथ जाते हैं और वहां पर कम से कम उन मुस्लिम पॉकेट्स में एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। उस अच्छा माहौल में ज़रूरी ये नहीं कि वो लोग सीटें हासिल कर ही लें, लेकिन ज़रूरी ये रहता है कि आप क्या अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। वैसे ही उस लाइन पर चलते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि वो मान कर चलते हैं कि आज नहीं तो कल उनकी पार्टी और ज़्यादा बढ़ेगी मुसलमानों के बीच। अन्यथा उनकी असली ताकत तो हैदराबाद में ही है, जिस पर वो पूरी ऊर्जा लगाए रहते हैं। हमारे साथ जुड़ने में के लिए और चर्चा में शरीक होने के लिए
आगे बात करेंगे युद्ध की। सीज फायर की शर्तों पर कल इस्लामाबाद में बातचीत होनी है। उससे पहले इजराइल, अमेरिका और ईरान अपने अपने दावों पर अड़े हैं। अमेरिका और इजराइल लेबनान को सीज फायर का हिस्सा नहीं मानता तो ईरान ने चेतावनी दे दी है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो वो इस डील से पीछे हट जाएंगे। लेबनान के साथ ही हॉर्मूज पर भी पेच फंसा हुआ है। सीज फायर के बावजूद ईरान ने हॉर्मूज को पूरी तरह से नहीं खोला है और गिने चुने जो जहाज गुजर भी रहे हैं उससे भारी भरकम टैक्स वसूला जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर होगा या फायर होगा। यह युद्ध विराम टिकेगा या टूट जाएगा। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर या फायर। लेबनान पर बरसते बम, सीज फायर कभी भी भंग। मिडिल ईस्ट में शांति या युद्ध, ईरान पर क्यों भड़के ट्रंप? हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर क्या फिर महायुद्ध होगा? सीज फायर को लेकर एक और इस्लामाबाद में हलचल तेज है। बातचीत की मेज तैयार हो रही है तो दूसरी ओर लेबनान में भारी तबाही हो रही है। इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान सीज फायर की शर्तों में लेबनान के शामिल होने का दावा कर रहा है तो इजराइल और अमेरिका इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद भी इजराइल अपना टारगेट पूरा करने में लगा है। नेतन्याहू की फौज बेरूत समेत लेबनान के अहम ठिकानों में भारी बमबारी कर रही है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के गढ़ को चुन चुन कर तबाह कर रही है। लेबनान की प्रमुख बिल्डिंग्स को निशाना बना रही है। इजराइल ने आगे भी हमले जारी रखने की चेतावनी दी है। इजरायली प्रधानमंत्री का कहना है कि लेबनान में कोई सीज फायर नहीं है। नॉर्थ के प्यारे नागरिकों, मुझे आप पर गर्व है। आप मजबूती के साथ खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेबनान में कोई सीज फायर नहीं है। हम पूरी ताकत के साथ लेबनान पर हमले जारी रखे हुए हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पूरी सुरक्षा हासिल नहीं कर लेते। ईरान और शैतान की धुरी दोनों के खिलाफ हमारी उपलब्धि से इस क्षेत्र में इजराइल की हैसियत में ऐतिहासिक बदलाव आया है। इससे उन देशों के साथ हमारे संबंधों में भी बदलाव हुआ है जो पहले नहीं था। इजरायली हमलों से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने धुआं धुआं हो रहे हैं। इसके बावजूद ईरान का ये प्रॉक्सी हिजबुल्लाह झुकने को तैयार नहीं है। इसके जवाब में हिजबुल्लाह भी इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट्स बरसा रहा है। इजराइल के कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई सैनिक ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर रॉकेट दागे। ये रॉकेट तेल अवीव, उत्तर और सेंट्रल इजराइल की तरफ छोड़े गए हैं। हालांकि इजराइल ने इनमें से ज्यादातर रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया है। हिजबुल्लाह की मिसाइलों ने तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बनाया, जिससे वहां भारी तबाही अलर्ट की स्थिति बनी रही। कोस्टल सिटी अशदोद पर लंबी दूरी के रॉकेटों से हमले किए। अशकलोन में भी कई मिसाइलें दागी गई, जिन्हें रोकने के लिए इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। उत्तरी इजराइल के हाइफा पर भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स दागे। मिलिट्री बेस और शहरी इलाकों को भी निशाना बनाया। इसके साथ ही सासा शहर पर हिजबुल्लाह ने बड़े ड्रोन हमले करने का दावा किया। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाने की कोशिश की। कुछ ही समय पहले बेन गुरियन
एयरपोर्ट को खोलने का ऐलान हुआ था। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच मचे घमासान के बीच सीज़फायर पर सस्पेंस बना हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है लेबनान पर हमले। सीज़फायर में लेबनान के शामिल होने को लेकर इजराइल इनकार कर रहा है। अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि लेबनान सीज़फायर में शामिल नहीं है, तो ईरान इसे सीधे सीज़फायर का उल्लंघन बता रहा है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि जब तक इजरायली सेना लेबनान पर हमले नहीं रोकती, वो पीस डील पर बातचीत से पीछे हट सकते हैं। लेबनान पर जारी हमलों के बीच ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। इस पर पलटवार करते हुए इजराइल ने दावा किया कि ईरान के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अगर ईरान इजराइल पर गोलीबारी करता है तो इजरायली डिफेंस फोर्स बलपूर्वक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुए क्षेत्र विभाजन समझौते से हमें एक सुनियोजित योजना के तहत हिजबुल्लाह के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। सीज़फायर के ऐलान के बावजूद इजराइल की ओर से लेबनान में कई बार हमले हुए। साउथ लेबनान के बॉर्डर इलाकों में हिजबुल्लाह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। इजराइल ने बेरूत के साउथ सब अर्बन दाहिए में हिजबुल्लाह के गढ़ों पर भीषण हवाई हमले किए। लेबनान के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर पोस्ट, हथियार डिपो को तबाह किया। बेका वैली में भारी बमबारी की गई। ये हिजबुल्लाह का लॉजिस्टिक हब है। इजरायली हमले से हो रही भारी तबाही के बीच लेबनान बातचीत की गुहार लगा रहा है। इस बीच अब इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत की संभावना बन रही है। इससे ये विध्वंसक युद्ध थम सकता है। शांति के लिए बातचीत की लेबनान सरकार की बार बार अपील के बाद मैंने पिछली रात कैबिनेट को आदेश दिया कि लेबनान के साथ सीधी बातचीत की शुरुआत करें, जिससे कि 2 लक्ष्य हासिल किए जा सकें। पहला, हिजबुल्लाह से हथियार डलवाए जा सकें और दूसरा, इजराइल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हो सके। इजराइल पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत है, ईरान अभी तक का सबसे कमजोर है। मैं पहले भी अरब देशों के साथ 4 शांति समझौते कर चुका हूं और भी समझौते करने का इरादा है। असल शांति मजबूती के जरिए आती है। सीज़फायर पर सवाल केवल इजराइल में लेबनान के हमलों को लेकर ही नहीं उठ रहे हैं। होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनातनी बढ़ गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकरों को रोकने पर ट्रंप बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने ईरान से तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को कहा है। ट्रंप इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे तेल टैंकरों पर टोल लगाने पर ईरान से खफा नजर आए। ऐसी खबरें कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजर रहे टैंकर से चार्ज वसूल रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल की आवाजाही रोककर घटिया काम कर रहा है। कुछ लोग इसे अपमानजनक कहेंगे। ये हमारे समझौते के अनुरूप नहीं है। इस्लामाबाद में एक दिन बाद अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट बातचीत होनी है। उसके पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से लॉक कर दिया है। सीज़फायर डील के मुताबिक हॉर्मुज से ईरान तेल टैंकरों को बेरोक टोक जाने देगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं दिख रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान हॉर्मुज से सिर्फ 6 ऑयल टैंकर गुजर रहे हैं और इन सभी में ईरानी ऑयल भरा था। 240 जहाज अभी भी हॉर्मुज के आसपास फंसे हुए हैं। ईरान का कहना है कि वो सीज़फायर की शर्त के तहत हर दिन हॉर्मुज से सिर्फ 15 तेल टैंकरों को ही गुजरने देगा, जबकि युद्ध से पहले हॉर्मुज से रोजाना 128 जहाज गुजरते थे। 2 हफ्ते के सीज़फायर के ऐलान के बावजूद हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप्स में 89% की कमी आई है।
ईरान ने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए हॉर्मुज में लैंडमाइंस बिछा दी हैं। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों से भारी टैक्स वसूल रहा है। एक एक टैंकर से $2 मिलियन ले रहा है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और भारी मात्रा में LNG इसी संकरे रास्ते से गुजरती है। इस रास्ते में पेंच फंसने से ग्लोबल लेवल पर तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। पूरी दुनिया में तेल और गैस का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता मुस्तफा खामेनेई ने बयान जारी कर अमेरिका और इजराइल पर जीत का दावा किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद न तो मुस्तफा खामेनेई अभी तक सामने आए हैं, न ही उनकी कोई तस्वीर जारी हुई है। ईरान के सरकारी टीवी पर मुस्तफा खामेनेई का बयान पढ़कर सुनाया गया, जिसमें मुस्तफा ने कहा, ईरान के महान देश बनने के युग की शुरुआत हो चुकी है। हम आक्रमणकारी को बिना सजा दिए जाने नहीं देंगे। हमले में हुए हर नुकसान, खून के हर बूंद की कीमतें वसूलेंगे। मुस्तफा ने यह भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में मैनेजमेंट के नए युग की शुरुआत हो चुकी है।